नमस्कार साथियों। सामाजिक विज्ञान का अपनी ये पहली क्लास है जिसमें अपन सामाजिक विज्ञान के कुछ तथ्यों के बारे में देखेंगे, फिर इसको शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक हमें कुछ तथ्य पता नहीं होंगे तब तक अपन सामाजिक विज्ञान के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे सामाजिक विज्ञान में जो चैप्टर दे रखा है वो दे रखा है इतिहास का। इतिहास सबसे पहले तो समझिए इतिहास क्या। इतिहास का मतलब होता है जो समय बीत गया वो इतिहास है, यानी कि जो समय हमारा बीत चुका है उसको अपन इतिहास कहते हैं। अतीत का अध्ययन, एक शब्द में अपन इसको कह सकते हैं अतीत का अध्ययन। ठीक है, ये बात अपन को याद रखनी है। अतीत का अध्ययन ही जो है इतिहास है। कुछ इतिहासकारों ने इसको समझने के लिए जो है इसका विभाजन किया ताकि अपन अध्ययन आराम से कर सकते हैं। इसका विभाजन जो किया है वो हमें जानना है। विभाजन, इसका विभाजन मुख्य रूप से 3 रूपों में हुआ है। सबसे पहला प्राचीन, समझिएगा। दूसरा मध्य कालीन, और तीसरा जो किया है आधुनिक। वर्तमान समय में कुछ इतिहासकार इस आधुनिक को भी 2 भागों में बांटते हैं, वो अपन को देखना है। एक जो है वो हमारा आजादी से पहले का और दूसरा है आजादी के बाद का। ठीक है, आजादी से पहले और सेकंड जो है आजादी के बाद। ठीक है, यानी कि 1947 से अब तक ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इससे जो है पहले का इतिहास, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अपन जो पढ़ते हैं जिस समय मानव असभ्य और बर्बर था। कहने का मतलब उसको किसी प्रकार का कोई होश नहीं था, एक पशु के समान उसका जीवन था। जिस प्रकार पशु आवारा और घूमते फिरते रहते वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एकदम घुमड़कर था। वो सिर्फ अपने खाना भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। ऐसा उसका जिस समय था, या अपन एक बात कह सकते हैं जिस समय हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय से ही हमारा इतिहास शुरू हो जाता है। तो वहां से लगा करके जो इतिहास अपन पढ़ते हैं, और अगर अपन सीधी बात करें तो इसमें ताम्रपाषाण कालीन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जनपद, महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त काल और उसके बाद में छोटे छोटे जो परवर्ती राज्य हुए उस समय तक, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हमारे देश में मुसलमानों का प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि जब तक मुसलमानों का आक्रमण भारत देश पर नहीं हुआ तब तक का सारा जो इतिहास अपन पढ़ते हैं वो प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, मुसलमानों के आगमन से लगाकर जब तक हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई, इस पीरियड में जो भी हम पढ़ते हैं वो पूरा मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। और इस मध्यकालीन इतिहास को भी हम 2 भागों में पढ़ते हैं, एक सनातन काल के रूप में पढ़ते हैं और दूसरा जो पढ़ते हैं वो मुगल काल के रूप में पढ़ते हैं। और उसके बाद में 1857 की क्रांति से लगाकर अब तक का जो अपन अध्ययन पढ़ते हैं वो सारा आधुनिक काल का पढ़ते हैं। ठीक है, ये बताने का मेरा रीजन यही है कि जब तक अपन इतिहास का बेस नहीं जानेंगे तब तक अपन कुछ जान नहीं पाएंगे। क्योंकि ये बार बार आएगा, प्राचीन क्या है, मध्यकाल क्या है, आधुनिक काल क्या है, ये बार बार शब्द आएंगे। तो इसलिए इन शब्दों का अर्थ मैंने बता दिया है कि जो हमारा समय बीत गया
उस बीता हुआ समय को हम इतिहास कहते हैं। और इस इतिहास का जो अध्ययन करते हैं वो प्राचीन रूप में, मध्यकाल के रूप में और आधुनिक काल के रूप में अपन इस अध्ययन को करते हैं। अब आगे देखें ना, दूसरा इसमें जो एक सन को लेकर के आते हैं जो अक्सर पता नहीं है लोगों को। दो चीज लिखता हूं, एक तो लिखता हूं ईसा पूर्व और एक लिखता हूं ईस्वी। ये भी बार बार अपन को इतिहास में देखने को मिलेंगे, ईसा पूर्व और ईस्वी। इसको समझे, वर्तमान समय में जो हमारे सन चल रहा है वो ईस्वी सन चल रहा है, ठीक है। जो सन चल रहा है वो ईस्वी सन चल रहा है और ये ईस्वी सन 1 से शुरू हुआ है डैश 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 करके आज वर्तमान समय में चल रहा है 2030 ईस्वी, ठीक है। तो ये है, यानी कि ईसा का जन्म हुआ उसके बाद में जो कंटिन्यू सन आए वो ईस्वी कहलाते हैं। और इससे पहले जो सन चलते थे वो ईसा के पूर्व चलते थे, यानी कि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं ईसा से पूर्व का जन्म, ठीक है। तो इसलिए इन सनों के पीछे हम ईस्वी लगाते हैं। सीधा सीधा किताबों में अपन को BC या AD लिखा हुआ मिलता है। ये BC और AD का मतलब यही होता है, BC और AD, इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे उस समय में हमारे जो जनपद और मौर्य काल का जब अपन पढ़ेंगे वो पूरा ईसा से पहले की बात थी, इसलिए वहाँ ईसा पूर्व का जिक्र आएगा। बाकी का जो जब अपन मध्यकाल के बारे में जो पाठ पढ़ेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये उस समय मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ईस्वी और ईसा पूर्व के बारे में। अब चलते हैं हमारा मुख्य रूप से जो पाठ्यक्रम चालू होता है। पाठ्यक्रम में पहला जो हमारा पाठ दे रखा है वो दे रखा है स्वर्णमय इतिहास। स्वर्णमय इतिहास जो हमारा प्राचीन काल से लगा करके ये कह सकते हैं गुप्त वंश तक का हमको पढ़ना है। इसमें 3 चीजें अपन पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनपद व्यवस्था। दूसरी, इसी में दूसरा जो चैप्टर शुरू होगा वो हमारा होगा मौर्य काल का। और तीसरा जो इसमें चैप्टर बनेगा वो बनेगा गुप्त काल का, ठीक है। अब इसमें अपन एक एक चैप्टर को देखते हैं किस प्रकार से अपन इनको पढ़ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे आपको शेयर करना है। हमारी बेस्ट फैकल्टी आपके सामने अच्छा से अच्छा इस लॉकडाउन के अंदर लेके आ रही है। देखिए, सबसे पहला अपन एक छोटा सा ले लेते हैं महाजनपद। हमारी पुस्तक का पहला ही चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर है, मात्र 5-7 मिनट के लिए कह सकते हैं अपन। सिर्फ अपन को ये ध्यान रखना है कितने प्रश्न इसमें से बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखो, सबसे पहले महाजनपद का अर्थ समझे। हमारे देश में अगर बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, 6ठी शताब्दी ईपू। अब देखो मैंने यहाँ ईपू लगाया है, यानी कि ईसा पूर्व। अपन बात कर रहे हैं ईसा से पहले, ठीक है। समझना, हमारे देश में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहने का मतलब है जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ उससे कुछ समय बाद ही पूरा भारतवर्ष जो थे 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। वेरी मोस्ट प्रश्न 16 महाजनपद। कभी भी संख्या पूछ ले, जनपदों की संख्या कितनी है तो 16 बतानी है। भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। एक छोटा सा मैं मैप के जरिए बता देता हूं। देखो, अभी का जो भारत देश है उसका और जो हमारे प्राचीन समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत देश है उसका, उन दोनों में रात दिन का अंतर है, क्योंकि प्राचीन समय में हमारा देश जो है वहद भारत कहलाता था। क्यों कि उस समय हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मलय, श्याम, ठीक है, इधर से ब्रह्मा,
तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे भारत के ही अंग थे। समय और परिस्थितियों के अनुसार ये हमसे अलग होते गए और वर्तमान स्वरूप जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ उसके बाद का जो नक्शा है वो अपन देखते हैं। तो हम तो प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, इसलिए प्राचीन समय का देखते हैं कि किस प्रकार जनपद व्यवस्था थी। ये वर्तमान समय में हमारे देश भारत का नक्शा मानिए, ठीक है। मैंने अभी बताया 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपदों का देखो, सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है कम्बोज। यहाँ पर जो है, यहाँ अफगानिस्तान था उस समय, वर्तमान समय में ये हमारे देश से अलग हो चुका है। ये कम्बोज, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो है कम्बोज था। यहीं पर गांधार था, ठीक है, गांधार था। ये पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के मध्य था, ठीक है। ये दो जो है जनपद वर्तमान समय में भारत से बाहर चले गए। तो ये याद रखना है, कभी भी पूछ ले 16 महाजनपदों में से कौन से 2 जनपद बाहर हैं या भारत में नहीं है अभी, तो एक कम्बोज और एक गांधार, ये 2 चीजें याद रखना। फिर अपन शुरू करते हैं। यहाँ हमारा एक राजस्थान स्टेट पड़ता है और राजस्थान स्टेट में एक जनपद आता था मत्स्य, ये याद रखना, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। देखो, प्रत्येक जनपद होगा उस जनपद की राजधानी जरूर होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कम्बोज, गांधार, मत्स्य 3। फिर एकमात्र जनपद था असमक, ओनली फॉर, वो दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद था, वो था असमक, कर्नाटक में था, ठीक है। बाकी के जो सारे जनपद हैं वो हमारी गंगा घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में विस्तृत थे। जो मैंने ये अभी एरर बनाया है, इस एरर को एक बार पुनः देखिएगा। बाकी के जो भी सारे हैं ये गंगा घाटी का क्षेत्र, सिंधु घाटी का क्षेत्र और इसकी सहायक नदियों का क्षेत्र कहलाता था। इसी क्षेत्र में बाकी के जो सारे के सारे जो अपन के 12 जनपद हुए वो यहाँ के थे, जिसमें अपन मोटे तौर पर कह सकते हैं कुरु, अंग, ठीक है, कुरु हो गया, अंग हो गया, वजी हो गया, मगध हो गया, ठीक है, पांचाल हो गया, ठीक है, और जो है हमारा अवंती हो गया, ठीक है, कुरु, अंग, वजी, पांचाल, अंग, मगध, ये सारे के सारे जो जनपद थे इनकी स्थिति हमारे जो है इस प्रकार की थी। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है ये समझो। इसमें से एक प्रश्न तो सीधा सीधा ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, छोटा सा अति लघुत्रात्मक में, या अस्मक को छोड़ो दूसरे का भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे अस्मक की राजधानी क्या थी, पोतन थी। ऐसा एक छोटा लेवल का प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा जो प्रश्न पूछता है, हमारे पाठ्यक्रम में मानचित्र भी है, उस मानचित्र में भी कई बार एक जनपद का जरूर जिक्र करता है। इन 16 जनपदों में से एक जनपद का जरूर दे देगा कि भारत के मानचित्र में इस कुछ दर्शाइए। जैसे दे देंगे भारत के मानचित्र में मत्स्य दर्शाइए, तो हमको पता है मत्स्य हमारे राजस्थान में था, या इसकी राजधानी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 16 महाजनपदों के बारे में मैंने थोड़ा सा समझाया। अब अपन लेते हैं हमारा मूल विषय कि जनपद क्या है। देखो, जन का मतलब होता है मनुष्य। प्राचीन समय में मनुष्य कबीले के रूप में रहता था, यानी कि एक ही परिवार के सदस्य होते थे और उस कबीले का वो सरदार होता था। धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, अपना विस्तार करा साम्राज्य का, और उससे बना जनपद।
और जब जनपद से ही बना महाजनपद, जब एक जनपद ने दूसरे जनपद के ऊपर अधिकार कर लिया और अधिकार करके अपना क्षेत्र का विस्तार कर दिया, तो उस क्षेत्र के विस्तार के कारण ये जो है एक बड़ा एरिया बन गया और ये बड़ा एरिया वर्तमान समय में महाजनपद कहलाता है और इनकी संख्या जो है 16 बताई जाती है। अब अपन को दूसरी तरफ आते हैं, ये क्या चीज है ये समझना। देखो इसमें बताया जाता है कि अपन बार बार जिक्र कर रहे हैं जनपद था जनपद था जनपद था, हमें इसकी जानकारी कहां से मिलती है? वेरी मोस्ट प्रश्न है, कई बार ये बोर्ड में पूछा भी गया है जनपद की जानकारी। देखो हमारे यहाँ पर इससे पहले जैन धर्म और दूसरा जो हमारे यहाँ पर विकसित हुआ था बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्म हमारे यहाँ पर विकसित हुए थे। तो इन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ हैं, जैसे जैन धर्म का एक ग्रंथ आता है भगवती सूत्र, और इसी प्रकार से बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ आता है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। इन दोनों ही ग्रंथों में इस महाजनपद व्यवस्था का उल्लेख है। तो सीधी सीधी बात है, हमें जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ जो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय है, इसी में जो है 16 जनपदों की सूची बनी हुई है और इसी से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आता है कि ये जनपद में व्यवस्थाएं कैसी थी। तो व्यवस्था में आती है कि यहाँ पर शासन कैसे चलता था। देखो हमारे देश में प्राचीन समय में दो ही प्रकार के शासन थे। पहला जो कह सकते शासन व्यवस्था, ठीक है, पहली राजतंत्र और दूसरी है गणतंत्र। दोनों में समझिए राजतंत्र क्या है और गणतंत्र क्या है। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, राजा की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो है पूरा एकाधिकार है। राजा ने पूरा शासन कर लिया, उसकी डेथ हो गई, मर गया, उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता। सीधी सीधी बात कहते हैं अपन एक शब्द में वंशानुगत पद, सीधी सीधी है वंशानुगत। ठीक है, एक बात याद रखनी, वंशानुगत, ठीक है ना, वंशानुगत है यानी राजा के बाद राजा का बेटा। और गणतंत्र व्यवस्था थी जिसमें राजा सभा या समिति के द्वारा चयन होता था, एक कमेटी बनती थी, उस कमेटी के माध्यम से राजा का चुनाव होता था और वो राजा इन 16 जनपदों की व्यवस्था करता था। तो इन दोनों में से सिर्फ मात्र उस समय 10 ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र थे जहां पर गणतंत्र व्यवस्था थी। कह सकते हैं दो शब्द में मैं यहां पर लिखता हूं, एक तो पहला वो है वज्जी और एक जो है वो है हमारा वज्जी और मल। ये दो जनपद व्यवस्था थी, वज्जी में 8 जगह और मल में 2 जगह, कुल 10 जगह गणतंत्र व्यवस्था थी। कहने का मतलब है वज्जी के 8 ऐसे स्थान थे जहां पर गणतंत्र व्यवस्था थी और मल के 2 स्थान ऐसे थे जहां पर गणतंत्र व्यवस्था थी। बाकी के बाकी पूरी जगह राजतंत्र व्यवस्था थी, राजा हुआ करता था और राजा ही शासन करता था। इस प्रकार से ये जनपद की व्यवस्था थी। आगे जो हमारा प्रश्न आता है इसी में वो हमारा प्रश्न क्या है कि भाई इस राजतंत्र व्यवस्था का या इन जनपदों का हमारे भारत से क्या संबंध है और भारत में हमारे जो राज्य राजस्थान है अभी उससे क्या संबंध है। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। ये देखिए, ये थोड़ा सा शॉर्ट में समझ ले, कई बार आता है प्रश्न कि राजस्थान के जनपद। ठीक है, अगला जो हमारा हेडिंग बनता है राजस्थान के जनपद। सीधी सीधी बात है, राजस्थान के जनपद का मतलब है कि राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे ये बताना। तो अब देखो राजस्थान में कुछ जनपदों की एक तो पूर्ण रूप से राजस्थान में था, बाकी कुछ की सीमाएं राजस्थान से जरूर लगती थी। ठीक है, 4 जनपदों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं जो हमारे राजस्थान से संबंध रखते थे। सबसे पहला सुरसैन, सुरसैन, दूसरा सिवी,
तीसरा मत्स्य, और चौथा जो है सुरसेन सीवी मत्स्य, और चौथा जो है हमारा वो है सुरसेन सीवी मत्स्य, और ये हमारा यूपी बॉर्डर पे लगता है, एक सेकंड, यूपी बॉर्डर सुरसेन मत्स्य, सुरसेन सीवी मत्स्य, और यूपी बॉर्डर पे जो लगता है मथुरा, मथुरा सुरसेन सीवी मत्स्य। चलो ठीक है, ये अभी देख लें, नक्शे में देखें इस प्रकार का हमारा ये राजस्थान का मंत्री, सीधी सीधी सबसे पहले लेते हैं हम मत्स्य। जयपुर वर्तमान समय में, ठीक है, इस जयपुर के बाद अलवर, भरतपुर, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता था ये मत्स्य क्षेत्र कहलाता था, मत्स्य। ठीक है, इस मत्स्य की जो राजधानी कहलाती थी वो विराटनगर। इसकी कई जगह बैराट भी शब्द आता है, और इस बैराट का संबंध कौरवों और पांडवों के समय में, जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो ये अज्ञातवास छिप के 1 साल तक यहाँ पर रहे थे, इसलिए भी ये फेमस है। ठीक है, हाँ, एक अगला गया है हमारा जांगल। ठीक है, याद रखना जांगल। ठीक है, अब मैं इन चारों का यहाँ पर दर्शाता हूं, समझ लेना। यहाँ पर है हमारा जांगल, ठीक है, यहाँ पर है हमारा सुरसेन, ठीक है, और ये सीवी। मात्र हल्की सी जानकारी रखनी है, राजस्थान में सुरसेन, सीवी, मत्स्य और जांगल, ये 4 जो जनपदों का संबंध राजस्थान से था। ठीक है, सुरसेन, मथुरा और हमारी जो यूपी बॉर्डर और राजस्थान का बॉर्डर है, वर्तमान समय में अपन कह सकते हैं भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर वाला एरिया, तो यहाँ पर ये कहलाता था, ये वाला रूट कहलाता था, इससे संबंध था। सीवी का ये यहाँ पर दक्षिण का कुछ क्षेत्र हुआ जाता था। जांगल जो वर्तमान समय में हमारा बीकानेर का दक्षिण क्षेत्र, और जो हमारा वर्तमान समय में जोधपुर है उसका उत्तरी क्षेत्र, और कुछ नागौर का क्षेत्र, ये सारा बेल्ट जो है जांगल कहलाता था। मत्स्य मैंने बता दिया है, जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का बेल्ट कहलाता था। इस प्रकार से ये हमारे जो है 4 जनपदों का संबंध था। एक बार वापस समझ लें, 16 महाजनपद, इसकी जानकारी हमें भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय में मिलती है। 16 महाजनपदों का मैंने बताया, जिक्र किया। उसके बाद में राजस्थान से जो संबंध था वो बताया है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक अपन देखेंगे। बाकी के जो इसके मेरे हाथ से बने हुए हैंड नोट्स है वो, उसमें इसकी चार्ट मैंने पूरा विस्तृत दे रखा है, कौन सा जनपद है, उसकी राजधानी क्या है, और वर्तमान समय में कौन सा क्षेत्र अभी वहां पर है। जैसे एक छोटा सा मैं बता देता हूं कि भाई मगध जनपद था, तो वर्तमान समय में कहाँ है, तो हमें पता है वर्तमान समय में जो बिहार के पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है, बिहार जो क्षेत्र है, और उस बिहार में जो मुंगेर जिला है वही कहलाता है, या पटना कह सकते हैं, जो बिहार की राजधानी है वो क्षेत्र मगध कहलाता था। वर्तमान में जैसे आ जाए सुरसेन, तो अपन कह सकते हैं बीकानेर का जो क्षेत्र है वर्तमान समय में वो कहलाता है। अगर अपन ये कह सकते हैं मत्स्य जनपद, तो मत्स्य जनपद हमें पता है कि वर्तमान समय में जयपुर और अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वो जो है कहलाता था, वो हमारा वर्तमान समय में ये है। और भी जैसे कह सकते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र आता है, तो ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश के आसपास आता है। इंद्रप्रस्थ आता है एक शब्द, हम कह सकते हैं जो हमारी वर्तमान में दिल्ली है वही इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र था उस समय। तो इस प्रकार से मैंने एक सूची बना रखी है, और उसमें ये दे रखा है महाजनपद, उसकी राजधानी, और वर्तमान समय में कौन से है, एक छोटे से चार्ट के रूप में उसको दर्शित कर रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारे इतिहास का पहला चैप्टर था, जनपद और उसकी व्यवस्था के बारे में। इसके बाद में जो हमारा अगला जो चलेगा वो चलेगा मौर्य काल के बारे में। ठीक है, और मौर्य काल अपन अगली कक्षा में देखेंगे। जय हिंद।
हैं।